आज देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर देखी सशक्त भारत की झांकी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ शौर्य का प्रदर्शन। सपा कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर दिखा जश्न का माहौल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी देशवासियों को बधाई। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फहराया तिरंगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जाट नेताओं के साथ बैठक। 2 घंटे तक चली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बड़ा सवाल, वक्त रहते जाटलैंड की नाराजगी होगी दूर। छात्रों से बर्बरता के मामले में सवालों के घेरे में प्रयागराज पुलिस। उपद्रवियों के नाम पर निर्देशों पर भारी लाठियां। डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार। और रायबरेली में सीटीएन न्यूज की खबर का बड़ा असर। शराब से हुई 8 मौतों के मामले में कार्रवाई। डीईओ राजेश्वर मौर्य के निलंबन के साथ शराब विक्रेता और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल है। नौकरी के नाम पर मिली लाठियों के एवज में जहां छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियां राज्य की योगी सरकार पर हमलावर। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रदेश में तानाशाही की सरकार चल रही है। अपने हक की आवाज उठाने वालों पर जमकर अत्याचार किया जा रहा है। रोजगार की मांग करने पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिससे साफ है कि प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि उपद्रव करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन वायरल तस्वीरों में जो नजारा देखने को मिल रहा है उसने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस घटना की निंदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर उठा है कि क्या यूपी में अपने हक की आवाज को उठाना मना है? नौकरी मांगोगे तो क्या लाठियां भाजी जाएंगी? प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर छात्रों पर जमकर पुलिसिया कहर देखने को मिला। उपद्रवियों के बजाय निर्दोष छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी गई हैं। हालांकि इस मामले पर सियासत बढ़ती देख सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन इससे पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे में नौकरी मांगना गुनाह है? प्रयागराज में छात्रों पर जमकर पुलिस की कलफदार वर्दी का रौब देखने को मिला है। यहां पर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, लॉज के भीतर से छात्रों को निकाल कर लाठी डंडों से पीटा गया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नौकरी मांगना गुनाह हो चुका है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में? हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को इस मामले को लेकर घेर रही हैं, तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो आज इसी बड़े मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। दीपक बघेल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रतिनिधित्व करेंगे समाजवादी पार्टी का, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तरुण भारद्वाज साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक। AK मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं दीपक बघेल साहब आपसे ही करना चाहूंगा। यूपी में अपने हक की आवाज उठाना मना है क्या? प्रदेश के अंदर भी लोकतंत्र जिंदा है और किसी प्रकार से अगर छात्र या कोई भी अगर अपनी मांग उठाता है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा सकता है, पर उसमें उपद्रव की कोई जगह नहीं है। परंतु आज जिस प्रकार से वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, तो मैं वहां के प्रशासन की निंदा करता हूं कि इस प्रकार से उनको लाठीचार्ज छात्रों पर नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की
भाषा का भी छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो भी होगी देखिए प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो तो आगे आने वाले समय पे उन लोगों पे वो की जाएगी। सरकार की तरफ से जो उस पे हो सकता है वो किया जाएगा। नहीं, क्या किया जाएगा? सवाल जी। तो इसी बात को लेकर है ना। अब तक जी, क्या अक्षय जी। एक्शन हुआ? अक्षय जी, क्या 24 आप घंटे मुझे का सुन पा वक्त रहे हैं? होने को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप कह रहे हैं कि हेलो? छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। जी, जी, जी। इस प्रकार का देखिए देखिए राजनीतिक पक्ष अगर कुछ विपक्षी पार्टियाँ उसको हवा देकर लेकर आती है तो वो गलत है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, परंतु अगर छात्रों की कोई माँग है तो उस पर इस प्रकार से कभी भी प्रशासन को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रशासन इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और जल्द ही उस पे एक निर्णायक कार्रवाई आपके सामने सर, आएगी। किसी ने तो निर्देश दिया होगा, किसी ने तो आदेश दिया होगा कि जमकर लाठियां बरसा दो अगर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके निर्देश पर हुआ? कि देखिए वहां पर जो भी प्रशासन है अब उसके हाथ में है, अब उसको क्या निर्देश हुए इस पर पूरी कार्रवाई होगी, जांच होगी। जब जांच के बाद पता चलेगा कि किसके कौन दोषी है और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। जब भारतीय सर, जनता पार्टी सवाल स्पष्ट यहीं रूप तक से इस सिमट कर बात नहीं को रह कहती जाता है, ना। इसमें कपिल कोई श्रीवास्तव दोहराई जी, नहीं। मैं आपके पास आऊंगा। प्रशासन पर ठीकरा फोड़कर क्या सरकार का बचाव हो सकता है? इसका मतलब तो एक ये निकलता है कि सरकार का प्रशासनिक अमले पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहा, मनमर्जी चल रही है प्रदेश में। देखिए, सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण ना हो ये तो मान ही नहीं सकते। ये बचाव भले में कर रहे हो तो उसकी भी एक एंगल आपने बताई, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार की मंशा ही यही है कि अगर कोई अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाएगा तो हम तानाशाह सरकार है साहब, हम आपको पीटेंगे। ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि इन्होंने ये घटना जो है इलाहाबाद में की है। अभी 69,000 शिक्षक बैठे थे, 72,000 शिक्षक बैठे थे, शिक्षा मित्र बैठी थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बैठी थी। सबका तो सर खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये तो इनको पेटेंसी का इसका लाइसेंस मिला हुआ है और ये किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर इनका आयोग कहता है, ओबीसी आयोग, कि आपने 4% ही 69,000 शिक्षक में आरक्षण दिया जबकि 27% आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, तो ये उनकी भी नहीं सुनेंगे, उनको भी लाठी मारेंगे। ये सुपर टेट के वो बच्चे जो 7 महीने से आंदोलन कर रहे थे, एक महिला पानी की टंकी पर शिखापाल चढ़ी हुई थी 170 दिन से, इस निरंकुश सरकार ने एक बार भी उतारने की कोशिश नहीं की। 50,000 बच्चे इनसे खफा बैठे थे, उनको लाठी से मरवाने का काम किया। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से घुस घुस करके बर्बरता की गई है प्रयागराज में बच्चों के साथ हॉस्टल के अंदर, वो हमारे ही आपके घर से गए हुए हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई है। और इस तरीके की हक और हुकूक की आवाज उठाने पे जब आज बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की तानाशाह सरकार उठा रही है। और इनको सोचना चाहिए कि आज अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आगे आपको सरकार आपको क्या चाहते हैं कि यही युवक सरकार को लेकर के आते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो कहा कि छात्रों के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है ये बीजेपी सरकार के पतन का कारण बनेगा। मैं तरुण भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा। छात्र किसके सामने गुहार लगाएं? अगर उनकी कहीं पर फरियाद नहीं सुनी जाती, बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि भाई नौकरियों की तो भरमार है, बरसात हो रही नौकरियों की, फिर लाठियां क्यों खानी पड़ रही हैं? अगर ये स्थिति उत्तर प्रदेश में है। तरुण जी। जनाब अक्षय सिंह जी, सबसे पहले तो ये है कि छात्रों के साथ किसी भी हालत में इतने बेरहमी से सरकार की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर ऐसा करना पड़ भी रहा है तो उसको इतना बेरहम होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि छात्र सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, लेकिन इस बेरहम, निरंकुश और ऑटोक्रेट सरकार नौकरियां देने के बदले छात्रावासों में और जगह जगह घुस के, जबरन घुस के उनके सिपाही गुंडागर्दी करते हुए छात्रों पे बेरहम लाठी चार्ज करते दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन के दौरान अगर इस तरह की हरकत ये कर रहे हैं तो जीतने के बाद ये क्या हालत करेंगे। पिछले 5 साल से सरकार हम देख ही रहे हैं, कभी ये गाड़ियां पलट जाती हैं, कहीं एनकाउंटर कर देते हैं शरीफ आदमी का, कभी कुछ, लेकिन सरकार कोई सुनवाई सरकार में दिखाई नहीं देती। नहीं तो इसके पीछे के कारण भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेसी हावी होती दिखाई दे रही है। मैं AK मिश्रा साहब आपके पास आऊँगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए के साथ देख रहे हैं?
सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे के युवाओं का नसीब ये बन गया कि अब तक तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटकते थे, अब लाठियां अलग से मिल रही हैं। देखिए, ये छोटी सी क्लिपिंग थी। आगे पीछे मैटर का क्या डिटेल है चूंकि मुझे नहीं पता, मैंने इस न्यूज़ को नहीं देखा। इतना जरूर है कि जो प्रामाणिक चीज है, नौकरियां मांगना गुनाह है नहीं है वो हम डिबेट में बात कर लेंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक बार कुछ लोग या कुछ भीड़ में जो है अयोध्या में गए थे और पूजा करने के अधिकार को लेके गए थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। तो हाँ, वहां लाठियां तो नहीं चली थी लेकिन गोलियां जरूर चली थी। और गोली चलने के बाद उस वक्त जो सूबे के मुखिया थे ना, उन्होंने ये बोला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 बार और करूंगा। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी तो दयनीय उसी है। रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है क्या? ये क्या बदले की कार्रवाई की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से? कौन से भाजपा बदले की गवर्नमेंट कार्रवाई की है तरफ सर? से? कहाँ ये गोलियां बिल्कुल चली? बदले की कहाँ कार्रवाई गोलियां आप चली? कह रहे हैं। नहीं, हद हो गई। कहाँ गोलियां आप चली? आप किसने गोलियां भी निंदा चलवा नहीं की? दीजिए। किसने इसको सपोर्ट किया? मैं खुद निंदा करता हूँ कि मैं है क्या, मैंने आपको बताया। हद हो गई। बारी बारी से अपनी बात रखें। सॉफ्ट बल का प्रयोग अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, करपात्री महाराज ने मिश्रा जी सुनिए ना, मिश्रा जी सुनिए ना, मिश्रा जी सुनिए ना, मिश्रा जी ये तस्वीरें आप अपनी, ये तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, प्लीज 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 एक सेकंड के लिए बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। अगर अपनी बारी बारी से बात रखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। ये तस्वीरें मिश्रा जी ये तस्वीरें देखें ना, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। अगर कोई उपद्रव कर रहा है, अगर कोई उपद्रव कर रहा है, ये घटना किन भर हुई होगी मुझे डिटेल में नहीं पता। दिन भर किस लिए यही हुआ, काम हुआ क्यों होगा। हुआ, सर तो क्या बगैर नहीं डिटेल के हुआ? सर्टिफिकेट कैसे दे सकते सर हैं? मुझे बता दीजिए, जब गोलियां चली थी 500-700 लोग मरे थे, उसका क्या जवाब है साहब? सर तो छूट मिल जाती है, नहीं तो इसलिए छूट मिल जानी चाहिए। आप क्या चाहते हो? जो उस वक्त मुखिया ने किया था आज भी वही ने किया, कभी नहीं हो सकता है। नहीं एके मिश्रा जी मुद्दे से भटक रहे हैं। सर सुनिए ना, एके मिश्रा जी, 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 अरे सर सुनिए, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? सर मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? सर मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? जब बात चली है तो एक घटना की बात एके मिश्रा जी, हम बात ये कर रहे हैं छात्रों के साथ ये सलूक सही है। गोली चलना मान्य था संविधान में। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, सर तो छूट मिल जाती है, छूट मिल जाएगी। अगर पूर्व में किसी ने गलतियां की हैं तो हमको भी अधिकार मिलता है। अक्षय जी, संविधान ने छूट दे दिया था गोली चलाने की, मुझे बताइए। सर देश में अदालतें हैं ना, देश में अदालतें। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, आप भाषण मोड में आ गए। सुनिए सुनिए सुनिए, सर ये भाषण का मंच नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी सुनिए ना, अगर बारी बारी से, सर सुनिए ना, कम से कम बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, लोगों को समझ में तो आएगा। हाँ बारी बारी से। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये, सर सुनिए ना, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए ना। यहाँ पर डिबेट का मकसद ये है कि इसका कुछ सार निकले, व्यवस्था में परिवर्तन हो, जो किसी को लाठियां ना खानी पड़े। मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज, सर सुनिए ना, एके मिश्रा, अरे एके मिश्रा जी थोड़ा संयम किया जाए सर, थोड़ा संयम से। मेरा सवाल है, सरकारी प्रशासन ने जो प्लीज पुलिस प्लीज व्यवस्था सर, ने भारद्वाज साहब निंदा होनी चाहिए, भारद्वाज निंदा साहब, होनी चाहिए। सर ये क्या संविधान सर ये पता है, ये पता है, ये पता है, जनता का समय नष्ट हो रहा है। सर सुनिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, संविधान ने छूट मिश्रा दी जी, थी। आप पानी पीजिए डॉक्टर। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है, सर आप तस्वीरों पर बोलिए, क्या तस्वीरें ये सही है? मैं भी उन्हीं खबरों की बात कर रहा हूँ। एक दलित महिला के कपड़े फाड़ दिए थे इसी पार्टी के मुखिया ने। आप इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बाकी मुद्दों पर आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दीपक बघेल साहब, सर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, सर रुकिए थोड़ा सा, मिश्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं दीपक बघेल साहब आपके पास आ रहा हूं। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये खुद स्वीकार किया जाता है कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई हम उसकी निंदा करते हैं। उसकी निंदा आप भी कर रहे हैं कि इस तरह से लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। फिर गलती कहां पर रह गई? जी
जी जी अक्षय जी, देखिए मैं उसमें बताता हूँ। वो छात्र वहां पर ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद जो प्रशासन ने जो भी वहां पे कार्रवाई की, इसकी निंदा हम लोग भी कर रहे हैं और प्रशासन पर कार्रवाई भी होगी। जिसकी भी ये गलती है, जिसकी भी निकल के आएगी जांच के बाद में, जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। हम इसको बघेल जी की आवाज नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक रही है बघेल और जी की बर्बर आवाज नहीं सुनाई मैं आ रहा हूं, एक किस्सा मैं उन्हें अपनी आपको बात पूरी सुनाता करने हूं। दीजिए, फिर मैं मैं भी आपके पास छात्र संघ का पदाधिकारी था और आगरा में एक अनिल यादव हैं जो यूपी पीसीएस के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उस समय पे उनके घर के बाहर प्रदर्शन होता, उस प्रदर्शन का गवाह मैं स्वयं हूं, क्योंकि उस समय मैं भी एक छात्र कार्यकर्ता था और मैं उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने गया। मैंने अपने बघेल जी की जीवन आवाज में नहीं आ रही थी। कि एक किसी के घर के बाहर अगर आप पुतला फूकते हो तो पुलिस किस नहीं सर, सवाल ये नहीं, सुनिए साथ में सुनिए तो बघेल ये साहब, आपकी सवाल इस सरकारों बात को में- लेकर है जी। कि एसएसपी का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया था। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर मैं आपको सुना दूंगा। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि वहां पर कुछ लोग उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे। ये उपद्रव तो रेलवे ट्रैक पर हो रहा था। ये लॉन में उपद्रवी घुसे हुए, इस बात की जानकारी कैसे हुई? और जिस तरह से छात्रों को निकाल निकाल कर पीटा गया है, क्या वो तरीका आपको सही लग रहा है? अगर तरीका वो सही है तो डिप्टी सीएम क्यों खेद जाहिर कर रहे हैं? जी जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमारी सरकार कम से कम इतना संवेदनशील तो है, हम उसका खंडन कर रहे हैं। पर इनके यहाँ संघ लोक सेवा आयोग जो एक ही जाति के सारे पीसीएस बना देना चाहते हैं, 86 में से 56 एक ही जाति सर के। जातिवाद ऐसे आज लोगों मुद्दा का है ही चयन नहीं कर रहे थे, है। उसके खिलाफ जातिवाद प्रदर्शन करते हैं, तो जातिवाद का बर्बरता विषय इनकी आज सरकारों में होती नहीं है। है। आज सवाल इस बात को लेकर है कि देश का सबसे बड़ा सूबा जिसको लेकर आप कहते हैं कि यहाँ पर तमाम चुनौतियां होती हैं सभी सरकारों के सामने, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है। कपिल श्रीवास्तव जी, निष्पक्ष रूप से दी गई। आरटीआई के जरिए जो आंकड़े सामने आते हैं, क्या वो आंकड़े चौंकाते नहीं है कि दावे आप भरपूर कर लीजिए, लेकिन जब आरटीआई दाखिल की जाती है उस पर जो जवाब सामने आता है, क्या उसको झुटलाया जा सकता है? जवाब तो अधिकारी आपके दे रहे हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल उसको झुटलाया नहीं जा सकता है और ये बहुत सीधी सी बात है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी दर सबसे हाईएस्ट है 45 साल में, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जीत रही। इनको खुद सोचना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे बेरोजगारी दिवस मनाया बेरोजगारों ने, और उसके बाद योगी जी अमेरिका तक में उनको नौकरी देने लगे। वो योगी जी जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, यहाँ पे योग्य लोगों का अभाव है, यानी कि यहाँ के यूथ को उन्होंने काली पोतने का काम मुंह पे किया था कि हमारा युवा जो उत्तर प्रदेश का है वो अयोग्य है, वो नौकरी के लायक नहीं है। केवल ये योग्य मुख्यमंत्री हैं जिनको अयोग्य युवाओं ने चुन दिया था, तो वो अयोग्य युवा अब इस बार इनको योग्य बना देंगे पूरी तरीके से। जितनी लाठी चलानी है चलावे। सर देखिए, विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सियासी रोटियां भले ही सेकें, लेकिन हमें चिंता प्रदेश के युवाओं की है जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो लाठियां खाने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई उपद्रव करता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन उपद्रवियों के नाम पर क्या निर्दोषों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है? मैं मिश्रा जी आपके पास फिर आऊंगा। आपको लग रहा है कि प्रशासन से चूक हुई है इस मामले में? देखिए, मैं हमेशा इस चीज का पक्ष धर रहा हूं कि लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बोला कि इसके क्या कारण है वो जांच का विषय है, आप लोग या सरकार जाके जांच करे। मैं एक चीज की ये करता हूं, सॉफ्ट पावर का यूज पुलिस को करने के लिए दिया गया है। नेता ने, मुखिया ने बोला कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम देखेंगे क्या है। मेरा सवाल ही कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुखिया ऐसे थे सिर में चुन करके गोली मरवाते थे पूजा के अधिकार के लिए, और उसके बाद बोलते थे कि जरूरत पड़ी तो 10 बार और गोली मरवाऊंगा। उसका जवाब दीजिए। जिन्होंने मायावती के कपड़े पहने हाथ में खेत में गिरा दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, शर्म नहीं आती है, उसका जवाब दीजिए। दो सवाल का जवाब मिश्रा साहब सुनिए, इसका मतलब ये माना जाए, कि सरकार से कोई सवाल जवाब ना हो? पिछली सरकारों सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना सरकार से, सवाल पूछ रहे हैं तो काउंटर सवाल जवाब के लिए तैयार रहिए, चाहे आप प्रवक्ता हो चाहे एंकर हो। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। एंकर का काम सवाल करना है, जवाब देना आप लोगों का काम है, जवाब देना, विश्लेषण करना आपका काम है, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सुनिए मिश्रा जी, हम ओपिनियन नहीं देते। सर सुनिए,
हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। यहाँ पर आम जनता के आपके दिल में क्या चैनल का चल रहा कोई है विश्लेषण उसकी नहीं है। उसकी राय आपको उसकी राय रखते हैं आम आपके जनता चैनल का कोई की। मत नहीं सुनिए है, कोई विश्लेषण नहीं है। सुनिए ए के मैं मिश्रा आपके साहब, चैनल से पूछूंगा, ए के मिश्रा साहब, ये चीज सही ए के है या मिश्रा गलत है, साहब, तो आप ए के क्या मिश्रा साहब, करेंगे? सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर निर्दोष छात्रों पर लाठियां भांजी जाती है, गलत है, आप कैसे किसी बोलते की भी हैं सरकार निर्दोष हो। है? आप यहाँ बैठ के कैसे डिसाइड करेंगे? आपने निर्दोष कैसे है? डिसाइड किया? आप वहाँ आपने पे- कैसे डिसाइड मैंने किया कि वो बिल्कुल नहीं छात्र बोला। उपद्रवी थे? मैंने- आपने कैसे आपने जांच की? आपने जांच की? मिश्रा जी का लखनऊ में घर पता करके आपने इनका जांच घर की? घेरे इसकी जांच और कर इनसे रहे हैं। नौकरी मांगे। मैंने बोला जो ये जांच का इनके विषय सारे है। लड़कों को आपने नौकरी जांच भगवान ने दे दी है आपने और जांच इनको पड़ताल लाखों की, रुपए की आपने पेमेंट दे जांच दी है। पड़ताल की। जिसमें हमारे सर मुझे प्रदेश के बताइए, युवकों मुझे का बताइए, खून जिन बहाने छात्रों के को कारण अरे सर मिश्रा जी मैं के बताता माध्यम हूँ, से चल रही है। मैं आपको बताता हूँ। अरे आपके तो बताने से क्या होगा? बगैर ये जांच का विषय है। मतलब आप ही कहिएगा, ये जांच आप ही का सवाल विषय कीजिएगा, है। आप ही ये जवाब जांच दीजिएगा, का विषय है या आप ही डिबेट? सवाल कीजिए, आप ही ठीक है, जवाब आप दीजिएगा। सजा दे दीजिए। ये बिके हुए आप ही आदमी सवाल है। जवाब कीजिएगा। मिश्रा जी बिके हुए आदमी है। आप सजा दे दीजिए। यही- सर मेरा सवाल ये जिम्मेदारी सरकार की है, इसके पास आत्मा ये नहीं है, जिम्मेदारी बिके हुए सरकार की है। हमारा काम जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखना है। सर ये पीड़ा आप ग्रसित हैं, आप किसी बात से ग्रसित हैं, आप किसी बात से ग्रसित हैं मिश्रा जी, ग्रसित हैं। सर मेरा अच्छा सवाल साहब, सुनिए ना, ग्रसित सुनिए आप ना हैं। सर, सुनिए ना, फिर सीधे छात्रों की बात कर लेते हैं। कर लीजिए। आपके परिवार में सभी युवाओं को रोजगार मिल गया, आपके परिवार में सभी को रोजगार मिल गया। सर सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब प्रशासन इस बात को चूक करार दे रहा है, सूबे के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये बड़ी गलती हुई, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। किसने बोला आपको? आप चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके स्टेटमेंट को। चले ठीक है, आप सुनिए, समझा नहीं पा रहे हैं समझा रहा शायद। हूं, मैं तरुण समझा भारद्वाज रहा साहब हूं। आपके पास आऊंगा, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान बीपी की रखिए। दवाई सीएम के खाओ। कहने का सर, सुनिए, मतलब और सुनिए। आप पेमेंट लेकर के नहीं समझा पाओगे कि तो प्रसाद मौर्य को तो उन्हीं के स्वीकार है घर के सर, अंदर स्वीकार रही है, जनता। ठीक है, अब आप धैर्य क्या रखिए। नहीं- मिश्रा जी, ठीक है, हो गया, ठीक है, मिश्रा जी, सर आपको भी अधिकार नहीं दिया ना किसी ने, क्या आप भी फैसला सुना देंगे? आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। आपने तो क्लीन चिट पहले दे दी, आपने क्लीन चिट दे दी। सर ये बताइए कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया? मिश्रा जी सुनिए, आप 1 to 1 कर लीजिए, कितने छात्रों को, आप मुझे बताइए कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया? जिन छात्रों की लॉज में घुसकर पिटाई की गई, उनमें कितने कल्पित थे, कितने दोषी थे, बताइए ना। बिल्कुल नहीं पता है। अंधेरे में तीर चलाइएगा, अंधेरे में तीर चलाइएगा, ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा धैर्य रखिए। मिश्रा जी, सर बगैर खबर की जाने आप विश्लेषण करने बैठ गए, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा रखिए, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, धैर्य रखिए। मैं तरुण भारद्वाज साहब, सवाल इस बात को लेकर है, उपद्रव अगर छात्रों की तरफ से रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा था, अगर इस बात की सूचना मिली कि किसी लॉज में या किसी हॉस्टल में कुछ उपद्रवी छात्र घुसे हुए हैं, तो क्या कानून यह कहता है कि एक एक कमरे को चाहे बंदूक की बटों से तोड़िए, छात्रों को बाहर निकालिए, लाठियां भांजिए, सर फूटे, माथा फूटे, कुछ भी हो? अक्षय जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लठतंत्र चल रहा है पूरे प्रदेश में। छात्रों को जिस तरीके से, अगर रेलवे ट्रैक की सूचना मिली थी तो वहां जाके आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। हॉस्टल में घुसने की क्या जरूरत थी? हॉस्टल में जिस तरह से हमने क्लिप देखी है, पुलिस वाले बटों से और लाठियों से छात्रों को घेर घेर के मार रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार प्रदेश की जनता बिल्कुल भाजपा को एक ऐसा सबक सिखाएगी। पहले तो आप सर देखिए, किसी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, जाकर खत्म हो जाती ना, यही तरीका तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। नहीं नुकसानदेह है, मैं तो खुद कह रहा हूं। सवाल कि ये है पहले ये लोग कार्रवाई कर देते हैं, पुलिस इनके कंट्रोल से लगता है बाहर हो गई है, प्रदेश का ही कमान संभालने लायक नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल प्रदेश की कमान संभालने लायक नहीं रहे हैं। चलिए ये आपका राजनीतिक व्यू है, लेकिन हमारी चिंता सिर्फ छात्रों पर है। नहीं, हम छात्रों के हम सिर्फ छात्रों की चिंता कर रहे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता दीपक बघेल साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये रवैया कतई उचित नहीं है। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। और मैं ऐड करना मिश्रा जी ने शायद तस्वीरें ठीक से नहीं देखी हैं, मैं अपने पीसीआर से अपील करूंगा कि जरा वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से लॉज के भीतर घुसकर बंदूक की बटों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद कैसे रूम से निकालते ही छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये तस्वीरें मिश्रा जी आप देखिए। जब तक मैं बघेल साहब आपके पास आ रहा हूं, इस मामले में आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक जो सूचना है शायद 1 या 2 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सारा गुनाह सिर्फ 2 सिपाहियों का था। आदेश किसने दिया? उनको कौन नापेगा? और कार्रवाई के नाम पे भी क्या करते हैं? सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बघेल कार्रवाई का मतलब होना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनकी जेल होनी चाहिए। अक्षय जी, जो
जी बघेल अक्षय साहब। जी पहले शांत करा दीजिए, जो आवाज बीच में आ रही है उससे इंटरप्ट हो रहा जी है। नहीं सर, अपनी बात देखिए, कीजिए। प्रथम दृष्टया जिन लोगों की जो लोग इसमें दोषी पाए गए उन लोगों पे कार्रवाई हुई है, और आगे आगे चल के देखिए कि और लोगों पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि वो 2 लोग ही दोषी थे, और भी लोग होंगे, अधिकारी होंगे कुछ जिन्होंने वो अपना दिया होगा, तो उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये लगातार होगी। ऐसा नहीं, उन सबके प्रति कार्रवाई होगी, और हमारी उन छात्रों के प्रति संवेदना है। ये पूरी घटना निंदनीय है, इसकी हम कठोर रूप से भर्त्सना करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु उपद्रव करने का अधिकार नहीं। परंतु आज जो 2 पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, आज जिस प्रकार से हमको घेरने का प्रयास कर रही है या हम पे आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, एक बार राजस्थान के अंदर जाके देखिए, रीट का पेपर लीक होता है या लेखपाल का पेपर लीक होता है, तो लगातार छात्रों पे लाठीचार्ज होता है। समाजवादी पार्टी के इतिहास को उठा लीजिए, 1 लाख नौकरियां नहीं दे पाए अपने पूरे कार्यकाल के अंदर, और जब जब छात्रों ने अपने लिए आवाज उठाई तो इतनी बार हमें लाठियां मिली। और उसका स्वयं गवाह मैं भी बैठा हूं, क्योंकि उस समय मैं भी था अनिल यादव जी के केस में, और मैंने खुद ने उसमें लाठी खाई है। तो ये ऐसा चरित्र नहीं है। और इन सर लोगों हो ने एक सकता है बार आपको भी रोजगार स्वीकार मिल नहीं गया, किया, और उसके लेकिन बाद बड़ी संख्या आज भी इनका उत्तर बचाव प्रदेश में करते ऐसे रहे। लोगों की है जब जो तक रोजगार हाई को कोर्ट तरस ने रहे उन्हें निरस्त नहीं हैं। किया, बघेल जब तक इनका साहब, बचाव आपने करते रहे। एग्जाम्पल राजस्थान का या पड़ोसी राज्यों का दे दिया जहां पर गैर बीजेपी शासित सरकारें शिक्षा हैं। मंत्री के साथ में वो लोग आपने पकड़े गैर जाते हैं जो बीजेपी पेपर शासित लीक के राज्यों की आरोपी बात हैं। कर दी है, ठीक है, आप तुलना कर रहे हैं, कर सकते हैं। जब वहां पर चर्चा होती है हम उनसे भी यही सवाल पूछते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो यहां पर सरकार की बनती है ना साहब। अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि छात्र संयम में रहें और ये सभी छात्र हमारे परिवार की तरह हैं, परिवार के सदस्यों पर ऐसे लाठियां भांजी जाती हैं क्या? अक्षय जी देखिए या समर्थन नहीं कर रहे, हम उन अधिकारियों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर रहे। वो इन दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकारों में होता था, हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार से उनका समर्थन नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि उनके प्रति कार्रवाई होगी, और हम कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार हैं। जो दोषी पाए जाएंगे, जिन अधिकारियों के खिलाफ होगी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम इसके लिए सीटन न्यूज पर तैयार कुछ हैं। आश्वासन आप देना चाहेंगे कब तक जो भी दोषी होगा, उपद्रव करने वाले हैं उन पर भी एक्शन हो, हम उनके भी खिलाफ हैं। जिस भी अधिकारी की कारण हुई है उन पे कार्रवाई होना तय है। ये आप तय मान लीजिए कि कल तक उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो जाएगी, और इस बात में पीछे हटने वाले नहीं है। परंतु उसके बाद भी देखना चाहिए कि उसको राजनीतिक मुद्दा किस प्रकार से बनाया जा रहा है, और कैसे कैसे इनकी सरकारों में जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता था तो ये वो लोग थे उनका संरक्षण करते थे। सर हम लोगों ने विपक्ष संरक्षण घर में नहीं तो किया नहीं एक बार बैठेगा भी। ना। हम लोगों ने आपने तुरंत उन पर राजस्थान का भी कार्रवाई करने जिक्र की कर बात दिया, की। वहां पर आप विपक्ष की भूमिका में हैं, तो वहां पर आप सवाल उठाएंगे, अपने यहाँ पर विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाए लोकतंत्र में, ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब, जो एक तरफ दावे हैं रोजगार को लेकर, ठीक है, सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं, लेकिन हकीकत तो तब समझ में आती है ना जब आंकड़े बाहर आते हैं। सरकारी दावे होते हैं कि हमने इतनी लाख नौकरियां दे दी हैं, जब आरटीआई दाखिल की जाती है उस पर जो जवाब सामने आता है उसमें कहा जाता है कि भाई जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, आंकड़े दोगुने दिए जा रहे हैं और नौकरियां तो उससे कम संख्या में मिली है। तो किन आंकड़ों को सही माना जाए, सरकार जो जारी करती है या आरटीआई से जो जवाब मिलता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सरकार तो कुछ भी कह सकती है, और सरकार ने कोई एथेंटिक मोहर लगा करके नहीं कहा कि उनका सत्यवचन मान लिया जाए। हम लोगों ने बार बार अक्षय जी इस बात को उठाया कि जब सत्र चल रहा था तो क्यों नहीं सरकार श्वेत पत्र जो है बेरोजगारी पर लेकर के आती कि उसने कितने रोजगार दिए, तो ये बताने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने कहा आप बताएं, कोई भी चीज अधिसूचित होती है तो कब अधिसूचित होती है, कब आपने उसका एग्जाम लिया, कब आपने रिजल्ट निकाला, और कब आपने वेतन स्वीकृत करने के लिए कौन सा बजट दिया है उस वर्ष जिससे कि उसका वेतन होगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं। अब ये मुख जवानी पे आ जाते हैं, लेकिन जब आरटीआई डालिए तो जो इनका आयोग है वो सीधे कह देता कि भाई हम अपने बताने में सक्षम नहीं है कि किन विभागों में कितनी नौकरियां दी गई। तो सच्चाई इसी बात की है कि जनता तय कर देगी। हम तो एक बात कह रहे हैं कि क्या आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया है क्या? और आज जो घटना इलाहाबाद के अंदर हुई या बिहार के अंदर हुई, रेलवे का पेपर लीक हुआ, 18 पेपर इनके लीक हो चुके हैं जितना इन्होंने कराए। जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण के अंदर भी कवायद की और या पेपरों में गलत पेपर सेट करके किया, मुद्दों को लेकर जिस तरह से सियासत होती है, सवाल तो उठेगा तरुण भारद्वाज साहब कि विपक्ष को क्या लग रहा है कि चुनावी बेला है, एक अच्छा मुद्दा मिल गया है सरकार पर दबाव बनाने का? देखिए, आप चुनावी बेला समझ के इस चीज को ना देखें। आज जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से नौकरी मांगने के लिए, नौकरी मांगने के बदले जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और निंदनीय है। निंदा कर रहे हैं हम लोग, और विपक्ष का काम है
आवाज़ को उठाना, छात्रों की आवाज़ को उठाना। हमारे ही बच्चे हैं, सही मायने में देखा जाए आपके हमारे बच्चे हैं जो लाठियां खा रहे हैं, और प्रशासन जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है, या भाजपा गवर्नमेंट जिस तरह से ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है, वो अच्छा नहीं है देश की सेहत के लिए। दूसरी बात ये है कि आप डाटा तो आप देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से डाटा इनके ऑल डाटाज आर फर्स्ट अप। कोई किसी भी डाटा के अनुसार अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो नौकरियां बढ़ने की बजाय पिछले 2-3 साल ने में कहा कि बीजेपी पर निशाना सीधा साधा जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, जबकि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। वो राजस्थान का उदाहरण देते हैं। क्या कार्रवाई? वो राजस्थान का उदाहरण देते हैं। मार दिया, पहले आपने लठ मार दिया, फिर कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। वो राजस्थान का उदाहरण देते हैं कि वादे तो वहां भी बड़े बड़े किए थे, कितनों को कलेक्टर बना दिया। नहीं, क्या कलेक्टर ही एक प्रकार की नौकरी है क्या? और भी तो रोजगार के साधन हैं। क्या वो पूरे हो रहे हैं? कि जिस तरीके से बीजेपी ने आने से पहले 2014 में शोर मचाकर बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं हमें? मेरे ख्याल से नेगेटिव जा रहा है। अब इसके लिए तमाम बहाने हो सकते हैं, फर्स्ट अप डाटा दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक तो प्रैक्टिकली हमें कुछ नजर आया नहीं। राजस्थान आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन वहां पर भी आंकड़े कुछ सुखद नहीं है। रोजगार के मामले में लाखों के दावे किए जाते हैं, हकीकत यह है कि शायद सैकड़ों से कुछ आगे बढ़कर कुछ हजार तक ही वो गिनती जा पाती है। मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव है उन स्टेट्स में, यहां तो पूरा नेगेटिव चल रहा है। एक मिश्रा साहब, विपक्ष इस मामले पर सियासत ना करे, ये कहकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश नहीं है क्या? विपक्ष करे क्या? घर बैठ जाए? नहीं, विपक्ष तो 5 साल से घर बैठा है ना, कभी कहीं ये निकले हैं? ये तो चुनावी मेढक की तरह अब निकले हैं। आप मुझे बता दीजिए कि विपक्ष के जितने नेता हैं, मायावती, अखिलेश यादव, गिन चुन करके अगर इनको सरकार बनानी है, मेरी शुभकामनाएं सबको है, मेरा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कहाँ निकले हैं विपक्ष, आप मुझे बताइए। और दूसरी चीज है, बात हम कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा लाठियां हमने खाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर, सबसे ज्यादा जेल भेजे गए हमारे लाठियां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खाई है, सबसे ज्यादा सत्ता भी उन्होंने भोगा है। समाजवादी पार्टी ने 3 दशक से ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में तो सत्ता में ही नहीं है। क्या करें? उसके लिए बीजेपी, सपा, बसपा और हम और आप थोड़ी जिम्मेदार हैं। आप पूछिए ना, 3 दशकों में कितनी बार कांग्रेस के नेता गए, इन्होंने क्या झंडे गाड़े, कितनी बार ये घर से निकले, क्यों इनका देश खत्म हो गया? उसके लिए जिम्मेदार है मिश्रा है। इसीलिए हमको लगता है कि ज्यादा छटक रहे हैं। हम तो आपका विश्लेषण जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आपका विश्लेषण जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकलोगे नहीं, चुनाव के 1 महीने पहले निकल के बोलोगे हम सरकार बना रहे हैं, तो मुबारकबाद हमारी पहले ले। ठीक है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता आपके बगल में ही बैठे हैं, भारद्वाज साहब, क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि घर पर बैठकर सियासत करते हैं, ट्विटर की राजनीति चलती है। कोई घर पे बैठ के नहीं, पिछले 32 साल से हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश की, कभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रदेश की बात सीधी मिश्रा जी, विपक्ष की आपने जो आत्मा भूमिका बेच है, कपिल वो जी निभा आप रहे शांत हैं। रहिए, अपने टर्न पे बोलिएगा। आप इस बात को मानो कि आपने आत्मा बेच दी। अरे और जबरदस्ती आपके आप क्यों सारे बोले लड़कों जा रहे को हैं? भाजपा ने नहीं, पीछे सुनिए, से नौकरी व्यक्तिगत दी नहीं है। होते हैं। आपको बोलने के सर, लिए बोला व्यक्तिगत है। नहीं होते हैं। लाठी आपका लड़का खा छात्रों रहा का होगा, सॉल्यूशन तो कैसे सीने निकले, में दर्द समझ छात्रों में की जो आता है। चिंताएं एक हैं, मिनट जरा कपिल जी छात्रों को को 1-2 दोबारा करिए कभी ना, इनको जवाब दोबारा देता हूं। कभी जरा लाठियां ना 1-2 खानी करिए पड़े। कपिल जी के सर साथ। रुकिए, अरे सर कभी रुकिए ना, लाठी कहाँ खाएं कि 1 to 1? नहीं ये युद्ध का मैदान नहीं है ना, हम आपस में उनको सुन लीजिए इसीलिए 2 मिनट, बेरोजगारी वो आपको नहीं सुन दिख रही लेंगे। है। अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो क्या? किसी की नहीं सुन रहे हैं ना। सुनिए ना, सुन तो आप भी नहीं रहे। मैं आ रहा हूं दोबारा। दीपक बघेल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले हों, उसको लेकर भी खूब आरोप लगे कि धोखा किया जा रहा है छात्रों के साथ। वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जब कुछ करने का मौका मिला तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं, और सरकार भी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है। जी, जो उस पर कमेटी का निर्णय चल रहा है और लगातार सरकार उस पर जल्दी से जल्दी कोई अच्छा निर्णय लेकर छात्रों के समक्ष में जाएगी और वो पहुंचाएगा वहां तक। तो हम उस बात को नहीं कह रहे, हम लगातार कह रहे हैं कि हमने देखिए रोजगार की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर अच्छी रोजगार की स्थिति पैदा की हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। अगर पहले की सरकार को देखा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार को देखो, चेहरा देख के नौकरियां होती थी। गेस्ट हाउसों से इनके नेता वहां से गेस्ट हाउसों में बैठ बैठ के पर्चियां बनाते थे। पुलिस की भर्ती हुई, अच्छा ये लोग समाजवादी हैं, इन्होंने इतना पैसा दे दिया। ऐसा एक भी नौकरी में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जांच करनी नौकरी के चाहिए थी, अंदर और जांच किसी क्यों ने नहीं की एक आपकी पैसा भी सरकार दिया हो ने तो आप पिछले बताइए। 5 साल हमने में? किसी की जाति नहीं देखी, आपको हमने इस किसी चीज के की धर्म जांच नहीं करनी देखा। सवाल तो इसी बात को लेकर उठेगा ना इस कि 5 अगर साल में आपने जांच ठीक की भारद्वाज थी, साहब, और किस आदमी को आपने सजा दी है? सवाल किसी इसी ऐसे बात को लेकर है अधिकारी को ना आपने सजा दी कि है? 2017 या का आप चुनाव, इसी काम मैं भारद्वाज साहब संलिप्त हो गए हैं? प्लीज 2017 का इलेक्शन जिस वक्त चल रहा था बघेल साहब,
उस वक्त तमाम ये बड़े मुद्दे थे, कानून व्यवस्था जिसको लेकर आपकी सरकार पीठ थपथपाती है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा थी आप लोगों के हिसाब से, लेकिन वो आंकड़े तो आज भी बने हुए हैं। आप दावे खूब कर रहे हैं, प्रचार भी खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस कदर प्रचार हो रहा है उस हिसाब से काम नहीं हुआ। क्या आपको लग रहा है रोजगार की दिशा में? देखिए जी जी अक्षय जी, पहले बेरोजगारी दर 17.5% थी, 4.5% किसकी सरकार में हुई? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर पहले की सरकार होने समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,98,000 नौकरी मिली, हमने 4.5 लाख नौकरियां सीधी सरकारी भर्ती में दी, उसके बाद 3.5 लाख हमने संविदा भर्ती में दी, और उसके बाद भी हमने ऐसा नहीं कि इन्हीं हमने नौकरियों पर आरटीआई की तो बात मैंने कही, 1.5 करोड़ रोजगार दिए, इन्हीं पर तो आरटीआई दाखिल की गई थी के माध्यम से हमने 1 करोड़ महिलाओं को भी नौकरी दी, 20,000 20,000 पुलिस की भर्ती हुई महिलाओं की पुलिस के अंदर। तो लगातार हमने रोजगार पे काम किया, हमने सुशासन के ऊपर काम किया, हमने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया। 150 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुए जो अपराधी थे और जो अपराधीकरण कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। एनकाउंटर पर बाद में बात करते हैं। बघेल साहब, रोजगार की बात कीजिए ना। आपने अभी 4.5 लाख सरकारी नौकरियों का जिक्र किया है, ये दावा सरकार की तरफ से है, लेकिन जो आरटीआई से जवाब आया वो आपके दावे से मेल नहीं खा रहा है। ऐसे लोगों को ये पार्टी बघेल साहब, आवाज पहुंच नहीं है, कोई पलायन का जिम्मेदार है, कोई गैंगस्टर है, ऐसे सारे लोगों को इन्होंने लिस्ट दे दी। और उसके बाद आज एक भ्रष्टाचारी को पत्नी को भी टिकट दे दी, देने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये समाजवादी पार्टी और पार्टी को अपना चरित्र और चेहरा ना दिखाए, वो सबके सामने स्पष्ट है और जनता अच्छे से समझ रही है कि कौन किसने कितना किया। आप लोग चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजों से तय होगा कि कौन सही है कौन झूठा। लेकिन कपीश श्रीवास्तव साहब, जो हम बार बार कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियों का दावा अभी भी किया बघेल साहब ने कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, हम इसी आरटीआई की तो बात कर रहे हैं जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं कि नौकरियां आधे से कम दी गई हैं, आंकड़े ज्यादा दिखाए गए हैं, हम इन्हीं पर तो चर्चा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आरटीआई में आपको नहीं मिलेगा, उसका कारण है हमारी दी हुई नौकरियों को ये अपने में गिन रहे हैं, और जो ये बता रहे हैं 4.5 लाख इन्होंने दिया और हमको बता रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख दिया, तो ये उल्टा आंकड़ा बता रहे हैं। हमारी टोपी अपने पहन ले रहे हैं और अपनी वाली टोपी हमें पहना दे रहे हैं। अरे भाई 45 साल में ऐसे ही थोड़ी ना हो गए बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। और हम ये पूछ रहे हैं कि श्रम मंत्रालय जो बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता था, माननीय मित्र 2017 से 2019 तक आपने क्यों बंद कर दिया? केवल इसलिए कि मोदी जी की सरकार रहने की, इसलिए आपने बेरोजगारों के पीठ में चूरा मार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त, आपके भी भाई परेशान है नौकरी के लिए, भाजपा के भी नेता के लड़के परेशान है। ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं। मिश्रा जी की बात अलग है, मिश्रा जी करोड़पति अरबपति आदमी है, उनके यहाँ कोई नौकरी नहीं चाहिए और वो सबका डंडा बर्दाश्त कर लेंगे। और मेरा वीडियो दोहराते जाओ और मैं बता रहा हूँ। ये अपील बार बार मैंने की शुरुआत से कि व्यक्तिगत एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, अगर अपनी बात रखें। सर, ये सड़क छाप वाली डिबेट यहाँ पर नहीं चल सकती ना। मिश्रा जी सुनिए ना, मुसीबत में आपने डाल देंगे। सर, कानून तो अपना काम करेगा ना। मिश्रा जी, अरे नहीं, सपा की भी सरकार हमारी है, कांग्रेस की भी सरकार, जो भी सरकार है वो हमारी है। ऐसा नहीं है कि केवल सर सरकारें सभी की होती हैं, सरकारें सभी की होती हैं, लेकिन हम इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले की बात हम कर लें, जैसे अभी आशा कार्यकर्ताओं का जिक्र भी हुआ बीच में, और या फिर मौजूदा जो प्रयागराज में जो कुछ भी घटनाक्रम देखने को मिला है, क्या ये तस्वीर किसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश की संज्ञा दिला सकती है? मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पे उत्तर प्रदेश चला हुआ है, ये बड़ा लॉजिकल है। पहली चीज, मुझे लगता है अब आपने डिबेट लाठीचार्ज से हटा करके मुद्दा शिफ्ट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं सर, ये छात्रों पर ही है। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना, बेरोजगारी पे है। छात्र बेरोजगारी को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे थे। आदमी भी अगर उसके हाथ में रोजगार नहीं है, स्वरोजगार या नौकरी नहीं है, तो उसको भी रोजगार या उपार्जन का, धनोपार्जन का उसको भी मिलना चाहिए। ठीक बात। बेरोजगारी सबके लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, आप देखिए। आज के कुछ सालों पहले तक SGDP में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य गिना जाता था, 14वें नंबर पे आता था। आज की डेट में नंबर 1 है। पहली चीज। अरे फिर ये बोलने लगे बीच में, जी सुन लीजिए, या तो 1 to 1 करवा दीजिए, इनको मैं संतुष्ट कर दूं,
या मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा सर अभी 10 मिनट के बाद खुला मैदान है, आप बाहर 1 to 1 कर लीजिएगा। दूसरा डाटा सुन लेकिन लीजिए। अभी कपिल श्रीवास्तव भी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ दूसरा रहा हूं। डाटा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश रोजगार क्रिएट करने में उसकी कंडीशन बहुत खराब थी पिछले 70 सालों से। रोजगार क्रिएट करने वाले पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, जो सबसे बड़े राज्य होते थे, महाराष्ट्र होता था, बंगाल होता था, पंजाब होता था, कपिल जी दिल्ली सुन होता था। आज जरा पूछिए ना, महाराष्ट्र में क्या रोजगार है, दिल्ली में केजरीवाल ने क्या रोजगार दिया, राजस्थान में कोलकाता जैसा मेट्रो शहर जहां रोजगार की भरमार होती थी, बंगाल में। पूरे इंडिया के रोजगार 80% रोजगार इन 4-5 स्टेट से मिलते थे। उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हालत है, मैं मानता हूं, सरकार निकम्मी है, नहीं दे रही है। तो जरा पूछिए ना उद्धव ठाकरे से, उनके यहाँ रोजगार क्या हुआ। पंजाब से पूछिए ना, दिल्ली के केजरीवाल बगल है, उनसे पूछ लीजिए जो दिल्ली में रोजगार था कहां गया, महाराष्ट्र का रोजगार कहां गया, जहां आधा उत्तर प्रदेश जाकर के रोजगार पाता था, क्या हो गया रोजगार का। पलायन सबसे ज्यादा, नहीं तो नहीं मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश इसका से मतलब क्या पलायन निकाले, सबसे। इसका मतलब क्या निकाले, इसका मतलब ये निकाले कि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात या कहीं पर जाते थे, अब उनको रोजगार के अवसर यूपी में उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए वहां पर असर पड़ गया। अक्षय जी मेरे ख्याल से इसका मतलब हमने यूपी को क्योटो में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि रोजगार क्रिएट करना, भारत एक संघीय ढांचा है। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह कोई चीज बने, बहुत सारी चीजें दूसरे जगह से होती हैं। एक भारतीय को कहीं पे भी रोजगार मिले, पक्ष विपक्ष मिलके अपने अपने स्टेट में ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं का भी आदमी जाकर के उसी कहीं पे भी व्यवस्था पर तो रोजगार हम बात कर रहे हैं, उसी व्यवस्था पर आपने कहा कि मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, ये नौबत क्यों बनी, हम उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, उसी व्यवस्था की तो बात हम कर रहे हैं कि आखिर वो नौबत क्यों बन रही है कि छात्र नौकरी मांगे तो लाठियां खाएं। नहीं, नौकरी मांगे लाठियां खा रहा है वो दूसरा है, नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं वो मैं बताता हूं। 70 सालों से सारी सरकारों ने प्रयास किया, उनके प्रयासों को मैं सलाम करता हूं। 120 करोड़ की जनता के लिए रोजगार, स्वरोजगार मुहैया कराना लड्डू खाने जैसा नहीं है, जैसा कपिल श्रीवास्तव अपने मुंह से कुछ भी टपका देते हैं। ठीक है, फिर दावे बहुत बड़े नहीं करने चाहिए ना। बहुत मैं तरुण भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तरुण भारद्वाज साहब, फिर नहीं ठीक बात है, तमाम चुनौतियों की हम बात करें। कपीश जी मैं आप ही के पास आ जाता हूं। तमाम चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि सरकारों के सामने चुनौतियां तमाम होती हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। सर बड़े बड़े वादे तो मत कीजिए, दावे तो मत कीजिए, सब्जबाग क्यों दिखाते हैं कि हम इतने लाख नौकरियां दे देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए बहुत सीधी सी बात, इस समय 22 लाख अभियाचना जो है उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों से सरकारी नौकरियों में है। और हम लोगों ने जो कहा कि आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे, तो उसके लिए हमने HCL में दे करके भी शुरुआत की थी लखनऊ के अंदर। हमारे नेता ने बकायदा रोड मैप बिछाया है कि हम कैसे देंगे। इनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है, ये तो पकौड़ी छानने के लिए कहते हैं। ये वो तो सवाल उठा रहे हैं कि कर लिए, आप बीएड कर लिए, जब 2012 में सरकार आई थी तब रोड मैप नहीं था क्या? बिल्कुल रोड मैप था, तभी तो बता रहे हैं कि हम लोगों ने उस समय 4,58,868 नौकरी दी है। और मैं आपके चैनल पे ये कम से कम 25वें बार कह रहा हूं, अगर मैं जो बोल रहा हूं उसमें एक नौकरी कम हो तो बता दीजिएगा। और मैं तो आरोप ये फिर क्यों तरुण भारद्वाज साहब, फिर आरोप इस बात को लेकर क्यों लगते हैं, जैसा अभी इसी चर्चा के दौरान कहा गया कि नौकरियों के नाम पर बंदरबांट की गई। तरुण भारद्वाज साहब, देखिए समाजवादी गवर्नमेंट में जो किया उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो पिछले 5 सालों में भाजपा की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं की। उल्टा जो उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, उन्होंने कहा कि इतने लाख नौकरियां दे देंगे, इस तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे। नहीं तो 2017 में जब गठबंधन किया जा रहा था उस वक्त आप लोगों ने भी तो नहीं पूछा कि इन वादों का क्या होगा, तब तो दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे आप लोग। किससे? नहीं, हम तो भाजपा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आपसे, पिछले 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, जब इतनी बड़ी उन्होंने आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, तो आप ये चीज मेरे ख्याल से समाजवादी के प्रवक्ता से पूछिए, वो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। गठबंधन और जहां तक हमारा गठबंधन तो आपकी पार्टी ने भी किया था ना। गठबंधन हमारी पार्टी के साथ था, बिल्कुल था।
वो और नौकरियां भी दी, नहीं और नौकरियां भी अरे हम दी, तो सीधी बात जैसा कि आपको अभी कह कपिल रहे हैं श्रीवास्तव जी ने बताया कि कि आप उन्होंने हमसे पूछ 4 लाख लीजिए, प्लस मैं कुछ बता दे रहा नौकरियां हूं। दी। अगर हमने कोई भी लेकिन गलती अब की आप होगी तो देखिए क्या उसके भारतीय बाद जनता जो पार्टी की सरकार हमें 2017 में बख्श जब देती? बीजेपी की गवर्नमेंट जांच आई, में कपिल जी, आप आप तो तो लोग कितना कितना सुन लीजिए, बड़ा, मेरी तो बात कितना पूरी बड़ा करिए। आपको FIR आंकड़ा दर्ज दिखाया गया कि इतनी सारी हम नौकरियां देंगे, लेकिन हुआ क्या कि आज नौकरियां नेगेटिव में जा रही हैं। हाँ। पॉजिटिव होने की वजह है कि 4 नौकरियां आपको ज्यादा मिल गई, उसकी वजह हमारी 10 नौकरियां और चली गई। तो क्या फायदा हुआ इस चीज का? नहीं तो एक सवाल, जैसा कि मौजूदा चुनावी वर्ष में अब तो चुनावी बेला चल रही है, तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है, आप लोगों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में तो इतने लाख रोजगार दिए जाएंगे, सारा बाकायदा खाका भी बताया जा रहा है किस बिल्कुल तरह बिल्कुल, दिया रोड जाएगा। मैप तैयार है उसका, प्रियंका जी ने अनाउंस कर दिया किस तरीके से नौकरियां होंगी। लोग भरोसा क्यों करेंगे? दूसरे राज्यों को नजीर के तौर पर नहीं देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने रोजगार दे दिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित हो गई, राजस्थान में क्या स्थिति हो गई, कितना परिवर्तन हो गया? लोग सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, कहाँ असुरक्षित है महिलाएं? अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, कहाँ आप कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं? छत्तीसगढ़ में हियर एंड देयर कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, हो गया, क्या उसको हमने कड़ी कार्रवाई करके आगे से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कार्रवाई की बात तो बघेल साहब भी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हमारी सरकार में भी हो रही है ना। देखिए ये जो मुद्दा चित्र भी है ये अपनी, बिल्कुल पट अलग भी है। अपनी। अक्षय जी ये मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ कांग्रेस में हो तो मुद्दा एक अलग। मिनट मेरी बात सुन सुन लीजिए, लीजिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस समय जो लठतंत्र चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये मुद्दा पुलिस की बर्बरता के ऊपर है जो छात्रों के साथ किया है। छात्र सिर्फ हक मांग रहे हैं अपना, सिर्फ नौकरियां मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। वो आपसे आपका घर नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। आपसे सरकार हटाने की बात ठीक नहीं है, कर रहे दीपक बघेल हैं, साहब। वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरियां दी जाए। रामलीला ठीक है। मैदान में जब इनकी सरकार थी, दिल्ली पुलिस माला पहनाने गई थी प्रदर्शनकारियों को, ठीक है, चलिए ठीक है। दीपक बघेल साहब, आरती उतारने गई थी। अब तो हम चर्चा के समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं। आप सीटेन न्यूज के माध्यम से कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे युवाओं को, खासतौर पर बेरोजगार युवाओं को, जिनमें अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर बैठ गया कि कहीं गलती से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने चले गए, लाठियां ना खा जाएं, मुकदमे ना झेलने पड़ जाएं, जेल ना जाना पड़ जाए, कैसे आश्वस्त करेंगे? जी जी अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की सरकार है, ये उनकी ही सरकार है, ये श्रमिकों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये उन सभी लोगों की सरकार है जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में इतना सहयोग किया और जो इस पार्टी के लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। तो हम युवाओं के लिए भी कहते हैं कि नहीं तो वही युवा लाठी ना खाएं, इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आगे इस तरह का व्यवहार नहीं होगा? आज वही व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा त्रस्त है आपकी गवर्नमेंट से। नौकरियां देते थे। चाहे अगर कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है, अशोक गहलोत का खुद का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि देखिए साहब 1 लाख नौकरी हमने दे दी। चले छोड़िए ना गहलोत साहब को, राजस्थान पर वो जवाब दे रहे। बघेल पहले साहब, उत्तर प्रदेश में बघेल साहब, योगी जी को तो देखिए, बघेल साहब, नहीं जो हर राज्य के मेरा मालिक सीधा हैं। सा सवाल ये बाद भी है, बघेल साहब, योगी जी के मालिक, योगी जी के बारे में बात कर लीजिए। नहीं बघेल साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आपको? अकेला उत्तर प्रदेश है और उसका बजट है। नौकरी किसी को 1 रुपया दिए बिना, ठीक बघेल 1 रुपया साहब, भी अगर हम मेरी किसी को आवाज आप देना तक पहुंच पड़ेगा। रही है, मेरा सवाल ये है कि युवाओं को आश्वस्त कैसे कीजिएगा? कैसे युवा भरोसा करेंगे कि आप नौकरी मांगने निकले तो लाठियां नहीं पड़ेंगी? गारंटी दे सकते हैं क्या कुछ? जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पर सभी युवा आज भरोसा करते हैं और ये युवाओं की पार्टी है और हम जैसे न जाने असंख्य युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करते रहते हैं और काम करने के साथ में और प्रदेश के उन सभी युवाओं के साथ में कि जिनके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उनके जो अधिकारियों ने उनके प्रति किया है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक ठीक, कपिल श्रीवास्तव साहब, उम्मीद की जाए, जैसा बघेल साहब दावा कर रहे हैं कि दोषी जो भी पुलिस कर्मी होगा बख्शेंगे नहीं, उपद्रव जिसने किया उस पर भी कार्रवाई हो, लेकिन जो पुलिसकर्मी दोषी हैं और जिन अधिकारियों के निर्देश पर यह लाठीचार्ज किया गया, लॉज में खासतौर पर हॉस्टल से निकाल कर जिस तरीके से पीटा गया, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? भरोसा है? नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं, तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, अब इन पे क्या भरोसा करा जाए? इतिहास देख करके तो यही लगता है कि भरोसा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि आप देखिए, जो एम्बुलेंस चालक थे वो बैठे हुए थे, उनको मारा इन्होंने, और वो थे जो कोविड काल के अंदर जो है उन्होंने काम किया था कोविड से लड़ने का, तो उनके साथ ये नहीं बैठे, अनुदेशकों के साथ नहीं बैठे, शिक्षा मित्रों को आत्महत्या कराते। इस तरीके से मैं आपको तमाम चीजें बता रहा हूँ कि जिनके खिलाफ ये रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सदर शिक्षक हैं, वित्तविहीन शिक्षक हैं, सबके इनके खिलाफ है और सबको लाठी मारा इन्होंने। किसी का हाथ तोड़ा है, किसी चलिए का ठीक सर सर, तोड़ा है, किसी का ठीक हाथ सर, तोड़ा एक है। रिएक्शन तरुण भारद्वाज साहब, इस पर मैं आपका जरूर चाहूंगा। अब ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो, चिंता तो सबको होनी चाहिए ना।
राजनीतिक दल भी किसके लिए काम करते हैं? सत्ता में होते हैं, सारे समाज के लिए करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो भी तो उनकी कोशिश यही होती है ना कि जन सहयोग किस तरह से किया जाए, लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर क्या प्रयत्न हो सकते हैं। इस दिशा में आपको कुछ उम्मीद लगती है या यूपी का शगल है, सरकारें आती जाती रहेंगी, लाठियां नसीब में हैं? देखिए, जब से सेंटर में और स्टेट में भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से वन मैन शो चल रहा है, ऑटोक्रेसी है। इलेक्शंस के दौरान भी अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, जब आपको जनता के समक्ष जाना है और जनता पे इतनी बेरहम कार्रवाई की जाती है, चाहे वो आपके निर्देश से हुई हो या पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने आप कर दी हो, ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज के साथ साथ हमारे सबके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र के लिए मैं आपका रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हो, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। आप तो तस्वीरें भी और तकरीबन 1 घंटे की चर्चा के दौरान आपने तमाम चीजें सुनी हैं, निंदा करेंगे कि ये घटना ठीक नहीं हुई, इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं था। पुराने समय से ही छात्रों के क्या कर्तव्य हैं, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें कहीं धरना दिया, धरने शब्द का प्रयोग हुआ है? रेल की पटरी पे चलना जुर्म है। सुंदर पिचाई से बढ़ के संघर्ष किसी ने नहीं किया। छात्रों से मेरा अनुग्रह है, निवेदन है कि अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें। रेल को मत रोकिए, स्पीड से आती हुई रेल से कोई हादसा भी हो सकता था। जो 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताए गए हैं, अपने धर्म का पालन कीजिए। पैसों की, रोजगार की, स्वरोजगार की कमी नहीं रहेगी। आप अपनी ऊर्जा का मौलिक अधिकारों के रोजगार नहीं मिलेगा, जब मौलिक अधिकार देने से रोजगार नहीं मिलेगा, मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। संविधान में अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी है, अगर मांगा है संविधान में अधिकार है तो कर्तव्य भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चीखने चिल्लाने से इस तरह से इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सर टाइम अप। कुल मिलाकर सवाल ये है कि अगर रेलवे पटरी पर प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, वो तरीका ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कहां पर थी? उन्हें क्या पुलिस की जानकारी नहीं थी कि छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? और जिस तरह का रवैया, मिश्रा जी हो गया कुछ नहीं होगा। और जिस तरह का रवैया छात्रों के साथ देखने को मिला है प्रयागराज के लॉज में हॉस्टल में, वो तस्वीरें तो इस तरह की बयां होती हैं कि जैसे छात्र ना हो गए, उपद्रवी ना हो गए, उनके एवज में किसी आतंकी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही हो। ऐसे में सोचना जरूरी है, परेशानियां छात्रों के सामने हैं, उनका निराकरण होना चाहिए, ना कि लाठियां मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको छोड़े जाते हैं C10 न्यूज की खास प्रस्तुति के साथ। ऐ वतन मेरे वतन। सभी श्रोतागणों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिल्म राजी का सुप्रसिद्ध गीत ऐ वतन मेरे वतन, जिसे गुलजार और अल्मा इकबाल साहब ने खूबसूरत शब्दों से सजाया और संवारा है, उसी के साथ देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर ने अपनी कलम को जोड़ा है और देश के वीर जवानों को अपनी पंक्तियां अर्पित की हैं। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, सागर तल से हिम शिखरों तक सीना तान खड़े हैं हम, आने वाली हर आफत से बेखौफ लड़े हैं हम जाते हैं शान की खातिर, लेकिन इतना याद रहे कायर पग धरने ना पाए, इस माटी पर खड़े हैं हम, इस माटी पर खड़े हैं हम। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
हुनर अपना दिखाने का सदा अवसर नहीं आता, लघु अपना बहाने का सदा अवसर नहीं आता। बहुत आते हैं यूं अवसर जवानी दिखाने के, बहुत आते हैं यूं अवसर जवानी दिखाने के। वतन पर जान लुटाने का सदा अवसर नहीं आता, वतन पर जान लुटाने का सदा अवसर नहीं आता। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। वतन की राह में जो यूं हंसकर जान लुटाते हैं, सितारे बनकर अंबर में हमेशा जगमगाते हैं। अमर होकर वही सभी के दिलों पर राज करते हैं। वो जीवन धन्य होते हैं जो वतन के काम आते हैं, वो जीवन धन्य होते हैं जो वतन के काम आते हैं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। शहीदों ने बनाया जो इसी परिवेश की खातिर, अमर होकर जो दे गए इसी संदेश की खातिर। ये दिल कुछ भी अगर सोचे तो सोचे वतन के वास्ते, ये दिल कुछ भी अगर सोचे तो सोचे वतन के वास्ते। कलम कुछ भी अगर लिखे तो लिखे वतन के वास्ते, कलम कुछ भी अगर लिखे तो लिखे वतन के वास्ते। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। है वतन मेरे वतन। अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सरहद पर अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, फहराऊंगा तुझको या फिर लिपट कर आऊंगा तुझ में, फहराऊंगा तुझको या फिर लिपट कर आऊंगा तुझ में।